दो लॉन्ग बूट थे और कुछ नहीं दिखता था, बट वो ऐसा लगता था कि वो लॉन्ग बूट पूरे एरिया में घूमते रहते थे। ओह शिट। तो ऐसे तो वो आपको बहुत बूट रखे हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो जब चले तो दिक्कत होती थी। तो हुआ ये कि मैं जाकर के बैठा हूँ। कई बार क्या होता है कि वहाँ से रिलेटेड कोई ऐसा बंदा है जिसके संग कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं, तो वो घर के किसी एक आदमी को ही परेशान कर रही हैं, सबको नहीं कर रही। हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उठा लाए, जैसे कोई शो पीस है, कोई पेंटिंग है, कोई मूर्ति है। क्योंकि आमतौर पर मैंने जो देखा है प्रैक्टिकली, वो मूर्तियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो स्टोन का वेट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितना घर का एरिया है उस हिसाब से। और घर पे इस तरीके के जो स्टोन्स होते हैं, जैसे सुलेमानी का फंक्शन अलग होता है। निगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए हमारे पास जेड स्टोन होता है, या ब्लैक टर्मलिन होता है, सेलेनाइट होता है। हमें पितरों से रिलेटेड कोई काम करना होता है, या किसी का जब डेथ होती है उस समय के जो काम होते हैं, तो वो हमारे यहाँ वैसे भी उसको निगेटिव माना जाता है। फेंग शुई के आइटम में क्या होता है कि हम लोग लाते तो उनको इसलिए हैं कि पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी सेंसिटिव होते हैं। कई बार चीज़ों को देख करके ही पता चल जाता है कि हमारी चीज़ें पॉजिटिव हैं या नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू टाइम्स ऑफ इंडिया लाइफस्टाइल। दिस इज़ हर्ष भारद्वाज एंड आज हम फिर से लेके आए हैं आपके साथ एक धमाकेदार एपिसोड विद मिस्टर अनिल चतुर्वेदी, अ वेल नोन पामोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल हीलर, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। सो जैसा कि लास्ट टाइम आपने बताया था कि घर में नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, सो इसका क्या रीज़न है कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज आती हैं? देखिए, बहुत सारी वजह होती हैं किसी जगह पे नेगेटिव एनर्जी होने की। जी। देखना ये पड़ता है कि वहाँ पे किस वजह से है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो लैंड है ओके। वो खराब है। तो अगर लैंड खराब है तब भी उस घर में नेगेटिविटी होगी। कई बार क्या होता है कि वहाँ से रिलेटेड कोई ऐसा बंदा है जिसके संग कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं, तो वो घर के किसी एक आदमी को ही परेशान कर रही हैं, सबको नहीं कर रही। ओके। उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। और कई बार होता है कि हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उठा लाए, जैसे कोई शो पीस है, कोई पेंटिंग है, कोई मूर्ति है। क्योंकि आमतौर पर मैंने जो देखा है प्रैक्टिकली, वो मूर्तियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कोई डिफेक्टिव मूर्ति हम ले आए, या कोई इस या तरीके की मूर्ति, एंटिक पीस कोई। कोई एंटीक पीस ले आए, राइट। तो वो अपने आप में नेगेटिव एनर्जी को लिए होता है। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे केस में एक लकड़ी की मूर्ति थी। जी। वो मूर्ति ही बहुत डिफेक्टिव थी। तो उसकी वजह सिर्फ शायद यही थी कि वो किसी ऐसे पेड़ पे बनी होगी जो पेड़ शमशान का होगा, या किसी ऐसी जगह कब्रिस्तान का पेड़ होगा, उसकी लकड़ी से वो बनाएगी। वो स्थिति तो आप जान नहीं सकते, बट वो मूर्ति बहुत गड़बड़ थी, निगेटिव एनर्जी वाली थी। जिसकी वजह से, जैसे मैंने जो वैराइट वाला केस बताया था ना आपको, राइट राइट। कि वो एक कमरे में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था, हाँ जी। तो वो मूर्ति ऐसा ही कुछ थी। उस घर में प्रॉब्लम नहीं थी, बट उस मूर्ति ने पूरे घर को जो है डिफेक्टिव कर दिया था। ओके। तो इसमें जैसे अगर हम कुछ बाहर से परचेज कर रहे हैं, कोई मूर्ति हो गई या फिर कोई पेंटिंग हो गई, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे पता चल सकता है कि, क्योंकि ऐसे हम तो कि नॉर्मल इंसान को पता ही नहीं चलेगा इस चीज़ को लेके। नॉर्मली अगर और उसके साथ एक कोई नेगेटिव एनर्जी अगर घर में आ रही है, तो उस चीज़ का क्या रीज़न रहेगा कि हमें उस चीज़ से बच के रहना पड़ेगा? तो कई बार होते हैं, जैसे हम किसी घर में लंबे समय से रह रहे हैं, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से प्रॉब्लम शुरू हुई, तो हमको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है कि आखिर क्या है, किस वजह से ये हमारी चीज़ें शुरू हुई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जी। वो मैंने देखा गणेश जी की मूर्तियों में। अच्छा। क्योंकि सारी की सारी जैसे जो चाइना से आती है, हम उसको स्कैन करते हैं। ओके। एक्चुअली क्या है, जो गणेश जी की मूर्ति होती है, उनमें दांत का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि कौन सा दांत टूटा हुआ है, लेफ्ट या ओके। राइट। स्कैन करने में वो उल्टा हो जाता है। तो जो लेफ्ट होता है वो राइट में दिखाई पड़ता है। और ये लोग क्या करते हैं, स्कैन करके मूर्तियां एडिटेड बना देते हैं, क्योंकि आजकल मैक्सिमम चीज़ें हमारी चाइना से आ रही हैं। वो उन्हें नहीं मालूम कि हमारी मिथोलॉजी में क्या है। गणेश जी का जो दांत टूटा था, जी। उसके अपोजिट दिखाई पड़ता है मूर्ति में। ओके। तो अगर ऐसी मूर्ति आती है तो वो खंडित की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक। तो वो भी एक बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक घर में मैं गया जहाँ पे मैंने देखा कि जो उनका जनेऊ था हम्म। गणेश जी का, अब वो लेफ्ट की बजाय राइट से हो गया। जी। और राइट में जनेऊ हम लोग अपने यहाँ तब करते हैं जब घर में कोई, हमें पितरों से रिलेटेड कोई काम करना होता है, या किसी का जब डेथ होती है उस समय के जो काम होते हैं, तो वो हमारे यहाँ वैसे भी उसको निगेटिव माना जाता है। तो अब आप ऐसी मूर्ति घर में लाओगे तो नेगेटिविटी फैलाएगी। तो वो मूर्ति का डिफेक्टिव होना भी एक रीजन हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट का भी एक रीजन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते रहे हैं मुझे, जी। कि एक छोटी सी चीज़ ने मालूम पड़ा कि सारी चीज़ें हमारी। और खासतौर पर जैसे जो फेंगशुई के आइटम्स होते हैं, हाँ जी। फेंगशुई के आइटम में क्या होता है कि हम लोग लाते तो उनको इसलिए हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आए, लेकिन वो एनर्जी सेंसिटिव होते हैं। उनमें अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट है तो वो निगेटिव हो जाएंगे, ओके। क्योंकि वो है एनर्जी सेंसिटिव। उसको ला करके हमने रखा है या गलत तरीके से रखा, तो मालूम पड़ा हम तो पॉजिटिविटी के लिए लेके आ रहे हैं, राइट। और वो निगेटिव हो रहा है। मैं एक घर में गया, जी। वहां पर एक पीतल का कछुआ रखा था, ओके।
और वहाँ पे लगातार बीमारियां चल रही थी, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और जैसे ही आपको उस कछुए को आपने फाइंड आउट किया तो कछुआ रिमूव करते ही प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। तो जिस चीज़ को उन्होंने फेंकने के लिए वो कछुआ लाया है, वो उन्होंने अपने अच्छे के लिए रखा, वो वही बुरा हो गया उनके लिए। सो आपका कहना ये है कि किसी के घर में कुछ ऐसी एंटी प्रोडक्ट्स हैं या फिर सब सब्जेक्ट्स मेरा हैं। मानना है कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें घर में सजानी नहीं चाहिए। आप अपने घर को जितना हल्का और पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि कई बार चीज़ों को देख करके ही पता चल जाता है कि हमारी चीज़ें पॉजिटिव हैं या नहीं है। जी। कुछ चीज़ों को देखते ही एक अजीब सी उदासी या वाइब्रेशंस आते हैं नेगेटिव। जैसे कोई कोई घर में आप जाते हो राइट। तो आपको लगता है कि यार कितना भारीपन है, कितना अजीब सा है, या एक अजीब सी सैडनेस है। आप वहाँ से निकलते हो, फीलिंग हर आदमी के मन में होती है, हर आदमी उसको सेंस कर सकता है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। और कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ जाते तो आपको लगता है कि यहाँ थोड़ी देर और रुकना है, अच्छा लग रहा है। तो सेम विद ऑब्जेक्ट्स, कि जब हम वो ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं तो ऐसा होता है कि अगर वो कोई निगेटिव ऑब्जेक्ट है तो कई बार हमको वो उसका एक सेंस तो मिलता है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है ना कि ऑब्जेक्ट हमने खरीद लिया, उसके बाद वो चीज़ इम्पैक्ट कर रही है हमारे घर में या फिर जहाँ भी ऑफिस में कहीं भी हमने उसको प्लेस करा है, तो उसके बाद हम लोग कैसे उसको क्या कर सकते हैं उस चीज़ से। फिर तो यही तरीका होता है कि अगर वो चीज़ मतलब रिमूवेबल है तो हम उसको रिमूव कर दें, वहाँ से हटा दें। इसमें एक चीज़ और है कि नॉर्मल किसी ह्यूमन बीइंग को पता भी नहीं चलेगा नहीं, थोड़ा कि थोड़ा नेगेटिव किस चीज़ से इम्पैक्ट हो रहा है। तो नॉर्मल की बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी हर वक्त इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं चलता। हम ही लोग हैं, राइट। हाँ, हम ही लोग हर वक्त तो लेके नहीं चलेंगे। अब मेरे घर में गृह प्रवेश हुआ जी। तो मेरे एक बड़े अच्छे मित्र पुराने, उन्होंने ला करके अश्वनायक वाली मेरे को प्लेट दे दी। ओके। जो गणेश जी की मूर्तियाँ होती हैं, 7-8 गणेश जी होते हैं अश्वनायक, यदि मैंने भी उसको गणेश जी समझ करके, सिल्वर की थी, मैंने अपने मंदिर में लगा लिया। लेकिन 2 दिन में 3 दिन में ही समझ में आने लगा कि मेरा पूजा में मन नहीं लग रहा है। नहीं यार, अभी नई चीज़ जो आई है वो यही है, आखिर क्या वजह हो गई। तो जब मैंने उनको देखा ध्यान से कि ये नई चीज़ आई है, क्योंकि और तो कुछ चेंज हुआ नहीं था मंदिर में, और अचानक से 2-3 दिन में डिस्टर्बेंस हुआ था, तो उसमें ये प्रॉब्लम मिली कि उसमें सारे जनेऊ उल्टे थे। जब वो उन्होंने स्कैन किया तो वो लेफ्ट की बजाय राइट से आ गया, तो वो जो सारे जनेऊ उल्टे थे, इसकी वजह से निगेटिविटी थी। तो मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कुछ, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था। तो फिर लास्ट में उसको फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ा, उसको प्रवाहित करना पड़ा, क्योंकि उसको हम घर में रख ही नहीं सकते थे। ऐसी चीज़ों के साथ आप बहुत प्यार नहीं कर सकते, तो आपको हटा देना ही बेस्ट है। तो वो चीज़ें भी कई बार निगेटिविटी ले आती हैं। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि गणेश जी की मूर्ति थी और नॉर्मल अगर कोई स्टैचू भी रहता है, तो उस चीज़ में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को टिप दे सकते हैं कि उस चीज़ से अलर्ट रहें या फिर। देखिए, ऐसी कोई भी मूर्तियाँ जी। जिनका चेहरा बहुत अच्छा नहीं है, खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उन मूर्तियों को हम अवॉइड करें। जैसे खासतौर पे मैं बात करता हूँ गणेश जी की, आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, लोग गणेश जी गिफ्ट कर देते हैं, या लोग जाकर गणेश जी खरीद लाते हैं। गणेश जी को हम लोगों ने एज ए शो पीस भी यूज करते हैं। तो जो सबसे मेजर जो मुझे प्रॉब्लम लोगों के घरों में मिलती है, मैं वो आपको शेयर कर सकता हूँ कि गणेश जी का जो है एक्चुअली बायां दांत टूटा हुआ है। ओके। लेफ्ट राइट। वाला उनका, वो लेफ्ट उनका टूटा है, लेकिन मूर्तियों में क्या करते हैं, स्कैन करने की वजह से उनका राइट वाला दांत तोड़ा हुआ दिखा देते हैं। ओके। क्योंकि हुआ ये था कि जब गणेश जी की परशुराम से हाँ जी। लड़ाई हुई थी तो उन्होंने उनका बायां दांत काट दिया था अपने फरसे से, और उसी दांत से उन्होंने अपने वेद लिखे थे। तो उनके बारे में हमारे यहाँ जो है यही कि बायां दांत टूटा हुआ है, और मूर्तियों में हम दायां दिखा देते हैं, तो वो मूर्तियाँ खंडित की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो खरीदते वक्त सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये होती है कि हमें बायां दांत ही टूटा देखना है, या तो दोनों दांत हो, ओके। या अगर दांत टूटा हुआ है तो बायां दांत टूटा हुआ होना चाहिए, राइट नहीं टूटा हुआ होना चाहिए। राइट। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा केसेस मुझे मिलते हैं। दूसरा, लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे होता है सूंड को लेकर के, जी। कि राइट सूंड राइट होनी चाहिए या लेफ्ट सूंड की मूर्ति होनी चाहिए। धनतेरस के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास यही आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि लेफ्ट या राइट की बात नहीं होती है, बात ये होती है जैसे गणेश जी की जो राइट सूंड है, उसको डेली उसके जो नियम है वो अलग होते हैं, उसको डेली पूजा जरूरी है, उसको आप ऐसे ही नहीं रख सकते। तो आमतौर पे घरों पे इतनी सेवा नहीं हो पाती है, तो उनको मंदिरों में ही अच्छा माना जाता है। लेफ्ट सूंड वाले जो गणेश जी होते हैं, उसके लिए होता है कि आप उनको जो है बहुत ज़्यादा ये नहीं कर सकते, नॉर्मल आप रखो। तो लोग घर में खरीद लाते हैं राइट सूंड वाली, लेकिन मेरी राय है कि उनको लेफ्ट सूंड वाली मूर्तियाँ रखना बेटर होता है। मैं सबको यही राय देता हूँ, क्योंकि आप उतनी पूजा नहीं कर सकते। आप कहीं बाहर भी जाओगे, कभी घर में ताला भी लगेगा, कभी सारी चीज़ भी होगी, आप जरूरी नहीं है कि आप रोज उनका भोग लगा पाओ या ऐसा कर पाओ।
एज ए शो पीस भी आप रख रहे हो, तो राइट की बजाय लेफ्ट रूल की जो मूर्ति है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और तीसरा, जैसे मैं बताया, स्कैन की प्रॉब्लम आती है आजकल। जो मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देख रहा हूँ वो जनेऊ की देख रहा हूँ, कि गणेश जी की मूर्ति में जो जनेऊ पड़ा होता है, या वैसा मैंने हनुमान जी की भी एक दो उसमें देखा कि वो लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड से था। वो लेफ्ट से, हमेशा उनके लेफ्ट शोल्डर से होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम ध्यान दे सकते हैं जी। और उसके अलावा जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है कि चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं। क्योंकि यहाँ पर लोग कई बार लापरवाही करते हैं, मूर्तियाँ खरीद लाते हैं, बट क्या वो खुश है, एग्रेशन तो नहीं है, कोई चीज़ें तो नहीं है। मेरे पास ऐसी एक मूर्ति का केस आया था जिसमें गणेश जी का जो चेहरा था उसमें बहुत लड़ाइयाँ होती थी जी। हमेशा। तो जब जाकर के मैंने चेक किया, मैं आपको फोटो शेयर भी करूंगा, बिल्कुल। तो वो गणेश जी का जो चेहरा था वो कोई भी देख करके अंदाजा लगा सकता है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी। क्योंकि वो इतना एग्रेसिव था कि उनको देख के ही लग रहा था कि इतने गुस्से में बैठे हैं। तो नतीजा था घर के लोग भी गुस्से में थे। कोई खंडित मूर्ति हम घर में नहीं रख सकते। अगर आपको किसी भी चीज़ की एनर्जी जाननी है, जो एक बेसिक तरीका है, हालांकि जरूरी नहीं है कि इसको सब लोग फील कर पाए, आप किसी भी चीज़ के पास अपनी हथेली को एक कप जैसा बना करके लाते हो, धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे, कि आप छोटी से छोटी चीज़ महसूस कर पाओ, जो भी सेंसेशन है, तो उसके एक नज़दीक जाकर के आपको हल्का हल्का वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। ये हो हर आदमी को सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। तो अगर वो आपके रिपल्सिव हैं या अट्रैक्टिव हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि चीज़ कैसी है। गॉट इट। अगर वो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी सक कर रही है तो वो निगेटिव है, या बहुत ज़्यादा आपको रिपल भी कर रही है तो भी है। आप अपने भी दोनों हाथों को जब ऐसे ऐसे करते हो, हीलिंग थेरेपी में उन लोगों को हाथ की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए बताते हैं कि आप दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करो, क्लैप नहीं करना, बट हाँ, जब पास आप लाते ही रूलिंग है। पास लाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कहीं एक पॉइंट पे आकर के रिपल होने लगता है। वो आपको कुछ दिनों की प्रैक्टिस में अपने आप समझ में आने लगता है। और जैसे जैसे वो बॉल बड़ी होती जाती है, आप इमेजिनरी एक बॉल लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आप उसका ऑरा है, उसका दायरा है, वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट के साथ होता है। आप मूर्तियों पे भी ऐसा कर सकते हो कि आपने मूर्ति रख ली, उसके ऊपर आपने धीमे 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 हाथ लगाया। शुरू में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ, जब आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे या इस टाइप की आप हीलिंग प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, इसके अंदर की एनर्जी कैसी है। गॉट इट। तो बेसिक तरीका तो यही है। बाकी प्रैक्टिस तो हर चीज़ के लिए जरूरत होती है। जैसे मैं बताया था ना कि जब हम किसी की हीलिंग करते हैं, नॉर्मली जब हीलिंग करते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन होते हैं, उसको ऐसा लगता है सिर्फ लोअर सा चल रहा है। कहीं कहीं पे उसको ठंडक फील होती है, कहीं कहीं पे गर्मी फील होती है। बॉडी को टच नहीं करते हम लोग हीलिंग में, लेकिन ऐसा लगेगा कि एक पूरा फ्लो बनना है। वो कभी आप किसी हीलर के साथ बैठोगे या कोई हीलिंग सेशन लोगे तो आपको समझ में आएगा। तो उससे पता चलेगा जहाँ पे ठंडापन होता है वहाँ पर कोई ब्लॉकेज होती है बॉडी में, तो उस ब्लॉकेज को हम लोग रिमूव कर देते हैं। और हल्का सा उसमें एक स्मूथनेस है, एक वार्मनेस है, तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। गॉट इट। कई बार ये भी होता है कि लोग पूछते हैं कि स्टैंडिंग गणेश जी की मूर्ति हो या फिर बैठे हुए हों। देखिए, स्टैंडिंग में भी यही है। जी। स्टैंडिंग में नॉर्मली जो मूर्तियां ज़्यादा आती हैं वो आ रही हैं आजकल डांस वाली, राइट। जो डांस वाली मुद्रा है, और उसमें एक ही ज़्यादा आती है तांडव वाली। तो तांडव चाहे वो शिव जी हों नटराज वाले या गणेश जी हों, अगर वो उस मुद्रा में है तो घर में नहीं रखा जाता। ऐसे घरों में मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत कलेश, बहुत सारी परेशानियां, लोगों का आपस में झगड़ना चलता ही रहता है। नटराज की मूर्ति उन जगहों पे तो अच्छी है जहाँ पे डांस के स्कूल्स है, राइट। या डांस करती है मूर्तियाँ, और बाकी जगहों पे हमेशा हमें सौम्य मूर्तियाँ यूज करनी चाहिए। तो ये बात है जो लोगों को ध्यान देनी चाहिए। या ऐसे ही जहाँ पे हमारे टूटे फूटे खंडहर बने हों किसी पेंटिंग में, डूबता हुआ जहाज हो, डूबता हुआ सूरज हो, इनको भी हमें पेंटिंग्स में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा डाउनफॉल का जो है वो शो करता है। राइट। और जो रेस्टोरेशन करके जो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, उसको भी नहीं लाना चाहिए घर पे ऐसे। हाँ, कुछ ऐसे भी आजकल, जैसे अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, जी। साल भंजिका, साल भंजी। साल भंजिका ग्वालियर की एक ये है जिसको रखने के लिए आपको वहाँ की परमिशन भी लेनी पड़ती है, ग्वालियर राज्य आने का ये होता है। तो मेरे एक मित्र हैं ग्वालियर के डॉक्टर थे, उन्होंने अपने घर में ला करके वो रखी 1.5 लाख की मूर्ति। 1.5 लाख की मूर्ति? हाथ नहीं था, ये था साल भंजिका, ऐसी थी, खंडित मूर्ति थी वो। उसकी रेप्लिका ला करके रखी थी उन्होंने अपने घर में, तो वो ओरिजिनल थी। तो मैंने उनसे कहा भी, हमने कहा आप क्या ले आए? बोले यार अभी इससे कुछ मत बोलना, जी। 1.5 लाख की मूर्ति है, इसको मैं नहीं हटा सकता। हमने कहा ठीक है आप रखे रहो, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम, ये सिम्टम्स आपके पास आते हैं तो फिर मैं आपको राय दूंगा कि आप इस मूर्ति को हटा देना, क्योंकि इसके सिम्टम्स जहाँ से मुझे उम्मीद ही आएंगे। हुआ वही 2-3 महीने बाद अचानक से उनको उनकी बेटी की प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई, तो वो रात में फेंट हो गई। और रात में 12 बजे मेरा फोन आया, बोले यार ये क्या हुआ? हमने तो आपसे मना किया था, आप या तो 1.5 लाख देख लो या अपनी बेटी की हेल्थ देख लो।
बोले कल ही इसको निपटा था। और किस्मत देखिए कि वो मूर्ति उसी दिन टूट के गिर भी गई, ओह, मतलब गिर के टूट गई राइट। वो मूर्ति, और उसके बाद उन्होंने उसको हटा दिया। तो टूटी हुई मूर्तियां इस तरीके के, ये जो हम लोग मॉडर्न आर्ट के नाम पे लेते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते। तो सर जैसे ही आपने बताया कि गणेश जी की मूर्ति या फिर कोई और भगवान की मूर्ति, इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है घर में? हाँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जी। पेंटिंग भी हो सकती है, कोई हमारा शो पीस भी हो सकता है, इस तरीके का जो हमारे ये गुलदस्ते वगैरह रखे होते हैं, मैंने इनमें भी नेगेटिविटी देखी है। बट इसमें मेरा जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था, मेरे लिए भी एक माइलस्टोन था। ओके। उसमें मैंने देखा था कि एक घर में वॉश बेसिन लगाया गया, ओके। और उस वॉश बेसिन का इफेक्ट ये आया कि 15 दिन तक जब तक वो वॉश बेसिन घर में रहा, तब तक उनके यहाँ फैक्ट्री में एक भी दिन प्रोडक्शन नहीं हुआ। 3 बार आग लगी 15 दिन के अंदर, ओके। लेबर शॉर्टेज हुई, एक्सीडेंट्स हुए, मतलब सब कुछ हुए। तो वो केसेस ऐसे थे कि जहाँ पे हम लोगों को भी सीखने को मिलता है। जी। वो माइलस्टोन थे। पहले हम लोग मानते थे कि जिस जगह प्रॉब्लम आ रही है वहीं प्रॉब्लम रिलेटेड थी, बट उल्टा था। यहाँ पे प्रॉब्लम फैक्ट्री में आ रही थी, चीज घर में मौजूद थी। तो ऐसे ये चीज़ आपको कैसे पता चली कि उसी चीज़ से इम्पैक्ट हो रहा है फैक्ट्री में? ये भी एक बड़ी बात थी। और हुआ एक ही चीज़ में ये भी होगा ना कि फैक्ट्री का डिस्टेंस और उसका घर का डिस्टेंस भी काफी काफ़ी दूर दूर था। है। वो तो फैक्ट्री तो इंडस्ट्रियल एरिया में ही होती है। राइट। उसमें हुआ ये कि पहले तो चीजें समझ ही नहीं आ रही थी कि फैक्ट्री में हमने कुछ भी चेंज नहीं कराया। मुझे बुलाया इसलिए गया था कि वहां पे लगातार प्रॉब्लम आ रही थी, 15-20 दिन हो गए थे। तो उन्होंने वो, इसमें बस हमारे पास जो एक मेन पॉइंट था वो डेट थी, जिस डेट से प्रॉब्लम आनी चालू हुई, ओके। क्योंकि वहां तो सालों से काम हो रहा था। तो बहुत हम लोगों ने देखा कि फैक्ट्री में कोई काम नहीं हुआ है। तो ऐसे केसेस में एक खास बात होती है, आपका जहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है वो है पाम रीडिंग। ओके। पाम रीडिंग में क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट, अगर कोई इस तरीके का ऑब्जेक्ट है तो उसके आने की डेट, उस ऑब्जेक्ट की शेप और घर में उसकी लोकेशन वो आ जाती है। तो जब हम लोगों ने उसको, उनका फिर पाम रीडिंग करी, तो मालूम पड़ा कि एक ट्रायंगल टाइप की चीज थी जो उस डेट से मैच कर रही थी जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो उन्होंने देखा देखा अपने फैक्ट्री के बिल निकाले, तो मालूम पड़ा कि साहब घर में काम हुआ है, फैक्ट्री में तो कोई काम नहीं हुआ इस तरीके का। तो लोकेशन के हिसाब से फिर हम लोग गए वहां पे, घर पे देखे तो वो पता चला कि वो एक वॉश बेसिन था वहां पे जो उन्होंने नया लगवाया था। उसके बिल भी मिल गए, क्योंकि बिल फैक्ट्री में ही रखे हुए थे। तो जब जाकर के उसको देखा और उसको हम लोगों ने रिमूव करवाया, जाकर के बाद तो चेक किया तो पता चली कि ये गड़बड़ है। जैसे ही रिमूव कराया, फैक्ट्री की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। तो वो मेरी लाइफ का पहला केस था जिसको हम एक माइलस्टोन की तरीके से लेते हैं कि प्रॉब्लम फैक्ट्री में थी, वजह घर पे थी। तो यहाँ पर एक तरीके से वास्तु एनर्जी जो थी वो डिसबैलेंस हो गई थी। हमने स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया था, ओके। बट वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया था, तो जहां से पता चला कि एक छोटी सी, मतलब एक इतनी माइनर सी चीज, एक वॉश बेसिन भी इस तरीके, क्योंकि कभी कभी अचानक से घर में प्रॉब्लम शुरू होती है। राइट। हमको तब अलर्ट होना पड़ता है कि प्रॉब्लम अचानक से कहाँ से आई। ऐसा तो नहीं है कि ये प्रॉब्लम अभी 2-3 दिन से शुरू हुई है अलग अलग तरीके की, तो घर में कोई चीज आई है। तो वो थोड़ा सा अलर्ट रहें तो हम उन चीज़ों को पकड़ सकते हैं, उनको रिमूव करके हटा भी सकते हैं। तो सर जैसे लोग आपको रीच आउट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो उसमें आपको वो पहले से ही अपनी प्रॉब्लम्स कुछ बताते हैं, हिंट देते हैं, या फिर आपको वहाँ जाके ही पता चलता है? ठीक है, कई बार तो लोग बता देते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, आप आकर के देख लो। जी। तो उसमें ये रहता है कि हमको एक आइडिया रहता है कि हम जिस जगह जा रहे हैं वो जगह नेगेटिव है या कैसी है। बट कई बार लोग बताते नहीं है, ओके। वो खाली बुला लेते हैं कि सर हमें अपना वास्तु को चेंज कराना है या दिखवाना है। उनका ये मानना होता है कि प्रॉब्लम आप खुद फाइंड आउट करो। ओके। उसमें कई बार चांसेस होते हैं कि, वैसे तो हम 90% ये कोशिश करके जाते हैं कि नेगेटिविटी मिल सकती है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि पता नहीं होता, वहाँ जाने के बाद पता चलता है चीज़ें। तो इसमें अगर आप कोई अपना एक्सपीरियंस बता पाएँ हमारी ऑडियंस को। हाँ, एक बार एक आगरा का केस था, तो उसमें उन्होंने मेरे पास फ़ोन आया आर्किटेक्ट के थ्रू कि मुझे अपने किचन का जो है इंटीरियर चेंज कराना है, ओके। तो एक बार आकर के आप वास्तु देख लो। तो किचन का इंटीरियर, मतलब एग्जिस्टिंग घर था, किचन का इंटीरियर था, मैंने नॉर्मल सा, उनको खाली पूछना होगा क्या है क्या नहीं है, तो मैं चला गया उनके यहाँ, क्योंकि कोई प्रॉब्लम के लिए उन्होंने बुलाया नहीं था, उन्होंने तो खाली एक रेनोवेशन के लिए बुलाया था। और वहाँ जाकर के पता चला कि वहाँ तो मामला ही दूसरा था, उन्होंने वो चीज़ छुपाई थी। दूसरा इन द सेंस मतलब वहाँ नेगेटिव पर एनर्जी। पहले से कुछ नेगेटिव एनर्जीज मौजूद थी जो उन्होंने उस समय नहीं बताई थी। वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि जो हम वास्तु उनका करने जा रहे हैं, क्या हम उन चीज़ों को सेंस भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तब तो मैं उन्हें कोई सोल्यूशन दे पाऊंगा, अगर मैंने फाइंड आउट ही नहीं किया तो मैं सोल्यूशन कैसे दूंगा। तो एक तरीके से मेरा टेस्ट ले रहे थे उस टाइम। एग्जैक्टली, राइट।
हालांकि अगर वो बता के बुलाते तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता, जिसमें धोखा भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने बुलाया ऐसे ही। ओके। तो मैं जैसे ही जाकर के ड्राइंग रूम में उनके यहाँ बैठा, तो उनके यहाँ एक बड़ी अजीब सी चीज़ थी। 2 लॉन्ग बूट थे और कुछ नहीं दिखता था, बट वो ऐसा लगता था वो लॉन्ग बूट पूरे एरिया में घूमते रहते थे। ओह शिट। तो ऐसे तो वो आपको बहुत बूट रखे हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो जब चले तो दिक्कत होती थी। तो हुआ ये कि मैं जाकर के बैठा, वो बूट्स वहां पे आकर के, जैसे कि आपका वेलकम करने के लिए कोई आदमी आया हो, खाली बूट थे वहाँ के, बूट्स आए थे? खाली बूट थे। तो मैंने उनसे पूछा, मतलब सीधे सीधे पूछ ही लिया, फिर उसमें कुछ पूछने के लिए तो अलग ये सबको शो हो रहा था, विजिबल था वही सबको, बात या थी। फिर वो आपको क्या ही हो करता रहा है, था ये? नहीं 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 नहीं, इनफैक्ट प्रॉब्लम उनको वाइफ को थी। उनकी वाइफ को बूट दिखाई पड़ते थे, हस्बैंड को ही दिखाई पड़ते थे, बाकी चीजें तो महसूस होती थी, लेकिन वो जो बूट थे वो एक को दिखते थे, एक को नहीं दिखते थे। घर में हमेशा इस बात का कलेश रहता था, उन्हें लगता था कि तुम्हारे वाइफ को जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई है और दिमागी तौर पे। तो वही चेक करने के लिए उन्होंने मुझे बिना बताए बुलाया था कि मैं किस चीज को ऑब्जर्व कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। तो मैं बूट्स देखे तो मैंने पूछा, भाई ये बूट्स किसको दिख रहे हैं, मतलब हमने कहा ये बूट्स आपको भी दिख रहे हैं या क्या है? तो बोले कि हाँ। वाइफ बोली कि देखो, वो पहला झगड़ा तो उनका उसी बात पे हो गया। जी। ये देखो मैं हमेशा कहती थी वो हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम होती है। हस्बैंड ने कहा मुझे चीजें महसूस होती थी, लेकिन मैं देख कभी नहीं पाया उनको। तो वो प्रॉब्लम थी उसको। तो वो बुलाया तो उन्होंने मुझे किचन के रेनोवेशन के नाम पे था, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम वहां पे दूसरी थी, और उसके काफी निगेटिव इफेक्ट्स भी थे। जैसे कि? भाई कोई निगेटिव एनर्जी अगर घर में घुसेगी तो हमेशा बीमारियां, प्रॉब्लम्स, बिजनेस ग्रोथ, हर तरीके की प्रॉब्लम आती फिजिकल भी वो हार्म कर है। रहे नहीं, थे? फिजिकल हार्म तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो हेल्थ पे इश्यूज तो आ ही रहते हैं ना। राइट राइट। आप अगर देखो कि कोई 2 बूट मूव कर रहे हैं तो आप वो वैसे ही साइकोलॉजिकली आप बीमार पड़ जाओगे कुछ दिनों में। तो उसमें तो कुछ ऐसा ही नहीं है। तो वो चीज थी। फिर इसका कैसे आपने सोल्यूशन करा? अब जब प्रॉब्लम पता चली, जी। तो उनको जब उन्होंने ये मान लिया कि हाँ प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई है, तब उन्होंने उसका सोल्यूशन पूछा। रीजन ये जानना था कि वो प्रॉब्लम आई कहाँ से घर में, हम्म। क्योंकि वो शुरू से नहीं थी, केवल कुछ सालों से थी। तो उसको देखा गया। तो उस समय मैं खाली हाथ देखा करता था। ओके। तो जब हाथ देखा तो उसमें पर्टिकुलर एक हाथ में एक खासियत होती है कि लोकेशन और उस ऑब्जेक्ट की पूरी एक इमेज बन जाती है। ओके। तो बहुत आसान हो जाता है उस चीज को फाइंड आउट करना। तो वो पूरा ऑब्जेक्ट जो था उसकी इमेज बनाई गई और लोकेशन देखी गई, तो मालूम पड़ा वो उनके बेडरूम के बगल में एक पूरा सागवान की लकड़ी का ये था, ड्रेसिंग जो टेबल? साइड टेबल होती है। बेड साइड टेबल, राइट। तो मैंने उस साइड टेबल वहां पे जाकर के जब कमरे में गए, देखा वो साइड टेबल है, उसकी एनर्जी निगेटिव थी। तो हमने पूछा कि ये कहाँ से आई है, क्या है? जी। तो उन्होंने बताया, बोले इसमें से अक्सर मरे चूहे की बदबू आती है, और हम लोग कई बार सफाई कर चुके हैं, साइड टेबल तो होती छोटी है। बोले इतनी बदबू आती है कि हम लोग कमरे में भी नहीं सो पाते, सब कुछ करके देख चुके हैं, सफाई कर चुके हैं, परफ्यूम डाल चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता। सवाल ये था कि एक इतनी बड़ी टेबल आप लेते हो तो उसको आप कैसे डिस्पोज आप करोगे? बोले इसको डिस्पोज ऑफ करने का क्या तरीका है, क्या नहीं है। तो नॉर्मली ऐसे ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं कि भाई हम उसको प्रवाहित कर दें या कर दें। जी। इतनी बड़ी टेबल तो आप नदी में भी नहीं डाल सकते हो, लकड़ी की टेबल थी, सागवान की लकड़ी थी। तो उसको फिर ये किया गया कि हम लोगों ने उसको, जब वो फाइंड आउट हो गया, सारी बातें निकल आई कि उस बूट से ही वो, मतलब उस लकड़ी का जो वहाँ पे साइड टेबल थी, उसी से उनकी एनर्जी कनेक्टेड थी। ओके। कि ये चीज होती है कि आपकी जो भी सुपर नेचुरल एनर्जीज हैं, वो जब तक एनर्जी फॉर्म में हैं वो आपको डैमेज नहीं कर सकती हैं। उनको एक कनेक्टिविटी चाहिए, और वो कोई ना कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है। जैसे उन बूट्स के जो कनेक्शन था वो उस साइड टेबल से था, उसी में से बदबू आती थी उसमें। तो उसको जब हम लोगों ने रिमूव कराया, मंदिर में भिजवाया है, क्योंकि वो उसको वो भी नहीं करना चाहते थे, काफी कॉस्टली थी। अब ये तो उनकी अपनी इच्छा थी, मेरा काम तो था कि उसको वहां से निकाला जाए। बोले किसी को दे दें, हमने कहा जहाँ जाएगी वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एग्जैक्टली। तो उसको हम लोगों ने मंदिर में भिजवाया कि मंदिर में जाकर क्या होता है। फिर उनके यहाँ वो बूट दिखना बंद हुए। इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं जहाँ बिना बताए लोग बुला लेते हैं। अगर वो बूट्स एग्रेसिव होते तो कुछ भी हो सकता था, बिल्कुल। बट उनके यहाँ प्रॉब्लम थी, एग्रेशन नहीं था, बट निगेटिविटी तो मौजूद ही थी ना। तो उस तरीके के भी केसेस हुए हैं लाइफ में। बट मेरी राय है कि अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है और आप किसी को बुलाने चाहते हो, जी। तो कम से कम उसको पहले से थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दो, जिससे किसी किस्म कोई धोखा नहीं हो। राइट। अगर आप कोई स्पेशलिस्ट आदमी बुला भी रहे हो उस फील्ड का, तो उसको बता देना, थोड़ी हिंट दे दे। आप पूरी चीज ना भी बताओ, बट थोड़ी सी, थोड़ा सा हिंट दे दिया। जैसे आदमी प्रिपरेशन के साथ जाता है। जैसे कोरोना था, सब लोग मास्क लगा के जाते थे, तो हम लोग का भी यही है कि हम जब किसी साइट पे जाते हैं तो हम पहले से कुछ प्रिपरेशन करते हैं। जैसे क्रिस्टल्स होते हैं,
सुलेमानी हकीक ओके। एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी से आपको हमेशा बचा के रखता है। ओके। तो वो हम लोग हमेशा अपनी पॉकेट में रखते हैं। अगर कोई नॉर्मल 6 साढ़े 6 तक की एनर्जी है तो वो स्टोन अपने ऊपर ले लेगा, आपको वो अटैक नहीं होगा। वो स्टोन टूट जाए, क्रैक हो जाए, अपना कलर चेंज कर दे, तो इस तरीके की सेफ्टी हम लोग को आदत में आ चुकी है, हमेशा हम लोग साथ में रखते ही हैं। बट कई बार इससे ज़्यादा बड़ी साइट्स होती हैं जहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मैंने गुड़गांव वाला केस बताया था जी। तो वहाँ पर तो पहले से पता था, तो हम लोग एक्स्ट्रा प्रिपरेशन लेके गए थे कि इस तरीके से करना है। बट हाँ, ये तो ड्राइविंग है, कभी भी धोखा हो सकता है। तो सर जैसे आपने ये स्टोन बताया, तो ये नॉर्मल हर कोई अपने साथ रख सकता है? हाँ, ओके। ये एक हेलमेट की तरीके से काम करता है ओके। कि जब तक आपने हेलमेट लगा रखा है आपकी खोपड़ी में कुछ नहीं होगा, जब हेलमेट टूटेगा तभी कोई असर आएगा। तो ये स्टोन भी ऐसा है, इसके लिए आपको किसी की कुंडली या किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ये इसका केवल इतना बड़ा काम होता है कि ये नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट अपने ऊपर लेता है। ओके। तो जब तक ये है तब तक कोई भी एनर्जी आपके ऊपर नेगेटिव नहीं। असर नहीं करेगी। गॉट इट। तो इसमें मतलब हमें लॉकेट या रिंग के फॉर्म में ही रखना है इसको अपने साथ, या फिर हम घर पे भी इसको रख सकते हैं? देखिए, घर में ये बहुत इफेक्टिव इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी जो रेंज है, कवरिंग रेंज है, वो बहुत कम होती है। तो इसको आप अपने 1-2 फुट की रेंज में ही रखो, या अपने बॉडी में पॉकेट में रखो, बॉडी से सटा के लॉकेट या रिंग की तरीके से रखो, या तो वो काम करता है। बट अगर आप घर में दूर रख देते हो तो फिर नहीं। घर में रखने के लिए दूसरी तरीके के स्टोन्स होते हैं, ओके। वो काम आते हैं। जैसा कि आपने बताया, स्टोन को बॉडी के क्लोज रखना है एज अ रिंग फॉर्म में या फिर लॉकेट या लॉकेट में, ब्रेसलेट जैसा। राइट। सो घर पे ऐसा कौन सा स्टोन हम रख सकते हैं? घर पे एक तो स्टोन का वेट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि Okay. जितना घर का एरिया है उस हिसाब से। जी। और घर पे इस तरीके के जो स्टोन्स होते हैं, जैसे सुलेमानी का फंक्शन अलग होता है। ओके। नेगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए हमारे पास जेड स्टोन होता है, या ब्लैक टर्मलिन होता है, सेलेनाइट होता है। पिछली बार भी मैंने आपको इनके बारे में बात की थी। हम ये रह सकते हैं। बट अगर कोई आदमी स्टोन अरेंज नहीं कर सकता है तो फिर फिटकरी एक ऐसी चीज़ है जो इजीली अवेलेबल है, जो अफोर्डेबल है और हर आदमी उसको रख सकता है। तो उसको रखने का जो तरीका था वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि चारों कोनों पे और एक बीच में इसको रख सकते हैं। बट प्रॉब्लम किस तरीके की है वो दवाई तो फिर वही बताएगा। एक जनरल आप रखना चाहते हो तो आप टर्मलिन या स्फटिक अपने घर में रख सकते हो। सो इसमें अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव एनर्जी हम फील नहीं कर रहे, बट फिर भी हम ये स्टोन अपने साथ कैरी कर रहे हैं, तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ हो सकता है? नहीं, इसका कोई क्योंकि नेगेटिव स्टोन्स में हम सुनते हैं ज़्यादातर कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बट फिर भी हम उस स्टोन को यूज़ कर रहे हैं। ये तो हमने बताया कि ये एक हेलमेट है। राइट। सुलेमानी स्टोन जो है ये एक हेलमेट है। ये एक तरीके की सुरक्षा ही है जो हमेशा हमको बचा के चलता है। ओके। इसको कोई भी यूज कर सकता है, इसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछने की जरूरत नहीं है, और इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं होता। ओके। हाँ, अगर वो टूट जाता है या डैमेज हो जाता है फिर उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए। राइट। राइट। जैसे कोई भी टूटी हुई चीज घर में नहीं रखते, खंडित मूर्तियां, उसी तरीके से खंडित स्टोन भी नहीं रखे जाते, तो फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं। बट इन जनरल अगर हमने कोई चीज रखी हुई है तो मेरे ऊपर जब आएगी कोई नेगेटिव एनर्जी तो सबसे पहले इम्पैक्ट को अपने ऊपर लेगा। लाइक जैसे हेलमेट के मैंने बताया कि वो पहले हेलमेट टूटेगा तब खोपड़ी पे असर आएगा, तो वो पहले स्टोन टूटेगा, जब टूटे तो आप बदल दीजिए उसको। सो सर, जैसे कि हम लोग आजकल यूट्यूब पे देख रहे हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो रिकमेंड करते हैं कि आप रॉक सॉल्ट रखिए अपने घर में नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए और इम्पैक्ट ना हो उसका ज़्यादा। तो क्या इस सब चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि हर दर्द में एक ही दवा नहीं दी जा सकती है। रॉक सॉल्ट काम करता है लेकिन उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। यहाँ पर क्या है कि यूट्यूब पे हम लोग सीधे सीधे बोल देते हैं कि ये रख लीजिए, अनटिल अनलेस कि हमको ये नहीं पता है कि किस तरीके की एनर्जी है या किस तरीके का उसका फंक्शन है, तो हम सारी दवाइयाँ नहीं देते। ये थोड़ा सा हमें सेव करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नमक के भी एक नियम होता है। एक तो लोग कहते हैं नमक का पोछा लगाओ, हाँ जी। बट वो कौन सा नमक हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों में। लोग सब सेना नमक ले लेते हैं जो महंगा भी पड़ता है और उतना इफेक्टिव नहीं होता। नॉर्मली हमको जो खाने वाला नमक जो पहले डली वाली फॉर्म में आता था, जिसको अब पैकेट्स में भी आने लगा है, वो समुद्री नमक के नाम से, जो नॉर्मल बिल्कुल रफ जो नमक होता है, राइट, उसको अगर हम कूट करके उसका पोछा लगाते हैं तो बहुत काम करता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है उसमें। जी। अगर मेरे घर में कोई चीज़ पहले से नेगेटिविटी मौजूद है तो जैसे ही वो पोछा हम लगाना शुरू करेंगे, तीसरे दिन से 10वें दिन के बीच में उसके रिवर्स इफेक्ट आते हैं। ये कुछ कुछ इस तरीके से होता है, जब हम राइफल चला रहे हैं हाँ जी। तो उसका बैक झटका आता है, तो कई लोग घबरा भी जाते हैं इससे। जी। आप पहले ये मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आप उस तरीके का झटका झेलने को तैयार हो कि नहीं हो, क्योंकि वो तीसरा दिन हो सकता है, चौथा दिन हो सकता है, 3 से 10 दिन तक कभी भी हो सकता है। राइट।
और उसके जो सिम्टम्स होते हैं, घर में किसी को फीवर आए, जिसके ऊपर उस निगेटिविटी का इम्पैक्ट होता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर आता है। जैसे फीवर आए, लूज मोशंस हों, किसी को क्रैम्स आने लगें, किसी को सर में दर्द हो, बॉडी एक हो, मूंछ वगैरह आ जाए, वो कंडीशंस आती ही हैं अगर वाकई में वहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ें हैं। तो जिसके ऊपर एक या एक से ज़्यादा मेंबर के ऊपर भी असर आता है, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा असर होगा वो टॉक्सिन्स कटते हैं ना, तो इसलिए ये थोड़ी हार्ड दवाई होती है, सबको सजेस्ट नहीं किया सकती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं गौमूत्र, वो गौमूत्र, सारे गौमूत्र काम नहीं करते, वो जो बछिया का होता है वो काम करता है, लेकिन वो आप तब यूज करो जब आप पहले 20-25 दिन नमक से उसको न्यूट्रलाइज कर लो, क्योंकि वो तुरंत रिवर्स देता है। अच्छा, गोमूत्र तुरंत वो जितनी तेज दवाई दोगे, जितनी हार्ड आप एंटीबायोटिक दोगे, उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी, उसके लिए फिर आपको उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो सेम चीज इसमें है कि आप उतनी तेज दवाइयां मत दीजिए, पहले उसको न्यूट्रलाइज कीजिए, स्टेप बाय स्टेप करिए। एकदम से आप हार्ड डोज दे दोगे तो उसके रिवर्स इफेक्ट आते हैं। तो ऐसी नमक के केस में कि जैसे सॉल्ट लैम्प आते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई खास यूज होता है। बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं, लोग सजेस्ट भी कर रहे हैं, बट मैं यही कहूँगा कि वो चाइना की एक एग्रेसिव पॉलिसी है मार्केटिंग वाली, शो पीस रहने वो जिस तरीके से फेंग शुई बीच में एकदम से आया कि आपका ये मेढक होता है, ये बुद्धा होता है, लेकिन उसमें से केवल वो फेंग शुई ओरिजिनली क्या है ये तो लोग जानते ही नहीं है। फेंग शुई में उनकी हर साल की एक ग्रिड बनती है घर के मास्टर के हिसाब से, वो हर साल बदलती है, उसके हिसाब से वो एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। अपने यहाँ सब फिक्स घर होते हैं, हम उनको बैलेंस कर ही नहीं सकते ईयर के हिसाब से। उनके यहाँ जैसे होता है ना कि 12 ईयर होते हैं, एक रैबिट हो गया, एक ये हो गया, और हो गया, सारी चीजें होती है इसी तरीके से। फेंग शुई, तो फेंग शुई की चार्ट ही बनाने लोगों को नहीं आते। आप ला करके खाली एक मेढक रख लो या एक बुढ़ा रख लो, बुद्धा ला करके रख लो, उससे थोड़ी चीजें सही हो जाती हैं। शुरू में लोगों ने बहुत सारी यूज की है, बट अब धीमे धीमे उनका केज कम होता चला गया। तो हम लाके चीजों को रख तो लेते हैं, लेकिन हर चीज एक लिमिट तक तो उसको रोकती है, उसके बाद फिर वो एमिट करने लगती है उसी एनर्जी को। तो अगर हमें उसकी क्लीनिंग नहीं आती, अगर हम उसकी देखरेख नहीं कर सकते हैं, तो कभी मत रखें। हम उसको मेंटेन कर सकते हैं तो रखें। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि हम कौन से ऐसा प्रोडक्ट रख सकते हैं जो शो केस में भी अच्छा हो और नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना हो उसका? एक तो क्रिस्टल के बारे में अक्सर लोग ये करते हैं, जैसे स्फटिक बहुत अच्छा स्टोन होता है, लेकिन उसमें लोग ये करते हैं कि धारदार स्टोन ले आते हैं। कभी भी हमारे क्रिस्टल्स में नोक वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए, उससे बड़ी प्रॉब्लम आती है। बीच में हमारे क्रिस्टल वाले लोटस जो थे, कमल बहुत चले थे जी, अभी भी कई घरों में रखे मिल जाते हैं। राइट। बट मैक्सिमम घरों में मैंने देखा कि जहां जहां वो थे वहां किसी न किसी को किडनी से रिलेटेड इशू जरूर आए। रखे गए थे वो पॉजिटिविटी के लिए। तो शार्प एजेस वाले क्रिस्टल्स ये हमें अवॉइड करना है, हमेशा स्मूथ एजेस रखें। ऐसे क्रिस्टल्स रखें जो आसानी से साफ हो सकते हैं और जिनको मेंटेन करना आसान हो। रफ, कुछ लोग रफ यूज करते हैं, कुछ लोग बॉल, बट मेरा अपना एक राय है कि आप बॉल ज़्यादा रखिए, क्योंकि बॉल को मेंटेन करना आसान होता है और उसमें स्मूथ एजेस होते हैं, तो उसको आपको मेंटेन करने में दिक्कत भी नहीं आती है और वो नुकसान भी नहीं करते। और उसको ज़्यादातर क्रिस्टल्स को साफ करना आसान होता है। आप नमक के पानी में डुबो के उसको सही कर सकते हैं, या सेज से उसको धुआं दे करके क्लीन कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं करें तो आप धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा करके भी उसको क्लीन कर सकते हैं। तो वो आपको फर्क। कुछ स्टोन्स होते हैं जो लाइट से सही होते हैं, खाली सनलाइट में रख दें, जैसे सेलेनाइट है, उसमें आपको कोई मेंटेनेंस नहीं है। आप सेलेनाइट व्हाइट कलर का एक स्टोन होता है, उसको ला करके आप घर पे रख दो, वो निगेटिव एनर्जी को रोक देता है। उसको अगर आपको चार्ज करना है, आप 2-4-10 दिनों में धूप में उसको रख दो 2-3 घंटे के लिए, और फिर से चार्ज हो जाएगा। बट उसको आप पानी में नहीं धुल सकते। तो हर स्टोन की अपनी ये होती है, आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, तब आप उसको यूज कीजिए। तो सर, जैसे कि सबके घरों में कोई स्टैचू है, पेंटिंग्स हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है एंटीक, बट इस चीज़ को हम थोड़ा, इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट हम कम करने के लिए कुछ ऐसा स्टोन आप बताइए जो रख सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छा तो मैं ये कहूँगा कि देसी तरीका सबसे बढ़िया है, जहाँ पे हमारा जो खड़ा नमक होता है, ओके, साबुत नमक होता है। जैसे हम बाथरूम्स में या कहीं कहीं पे हमें लग रहा हो कि इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर हम किसी बाउल में, जो मेटल का ना हो, क्योंकि मेटल से खराब हो जाता है नमक से, पोर्सलिन का हो, कांच का हो या इसका हो, उसमें हमने नमक रख दिया। बट उसका नियम ये होता है कि जब भी वो मॉइस्चर ले ले उसको आप बदल दो, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है लोग रख तो देते हैं, फिर वो रखा रह जाता है महीनों महीनों तक, गीला भी हो गया, वो भी हो गया। वो नहीं करना है, हमें उसे बदलना है। अगर वो खराब नहीं भी हो रहा है तो उसकी एक लिमिट होती है कि आपको 1 महीने में उसको बदल देना चाहिए, 15 दिन में उसको बदल देना चाहिए। ये चीज़ें जो हम खुद कर सकते हैं जी, जिसमें हमें किसी पे क्रिस्टल्स की जैसे बात करते हैं, तो स्फटिक इस मामले में मेरा फेवरेट स्टोन है।
क्योंकि वो किसी भी तरीके की आने वाली निगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। Right. लेकिन स्फटिक को लोग क्या करते हैं ना, क्रिस्टल फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, हम्म। तो वो क्रिस्टल के नाम पे अगर आप जाओगे, लोगों को लगता है जो जितना क्लियर है उतना अच्छा है, जी। तो वो एकदम बेल्जियम ग्लास चल रहा है। आप क्रिस्टल बॉल मांगोगे तो बेल्जियम ग्लास दे देंगे जो कांच की तरीके से होगी। ओके। उसके उतने अच्छे फंक्शन नहीं होते, उसमें काम वो भी करती है बट उसमें किसी प्रोग्रामर की जरूरत होती है। तो आप नॉर्मल एक स्फटिक की बॉल मांग सकते हो, जैसे स्फटिक के सिबलिंग वगैरह होते थे, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। मेरा मानना है कि आर्टिफिशियल पेड़ पौधे जी। जो हमारे बने होते हैं उनको अवॉइड कीजिए। ओके। ऐसी कोई भी पेंटिंग्स, ऐसी चीज़ें जिनमें हमारा डिप्रेशन है या टूटे फूटे खंडहर की फोटोग्राफ्स हैं या ऐसी जिसमें आधे अधूरे हैं या कहीं सैडनेस आ रही है, उनको घर में मत रखिए। हमेशा खुलने वाली चीज़ें रखिए। जी। नमक इजीली अवेलेबल चीज़ है जो आप अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए रख सकते हो। फिटकरी है, आप अपने चारों कोनों में घर के एक एक रख लो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी, और एक सेंटर में जरूर रख लीजिए उसको। ओके। स्फटिक की बॉल मैंने बताई पहले भी कि आप जनरली रख सकते हैं, क्योंकि इसको क्लीन करना आसान होता है। इसको आप बस नमक के पानी में डुबो के छोड़ दीजिए हफ्ते में एक बार 7-8 घंटे के लिए, जी। तो वो क्लीन हो जाती है, फिर से वो अच्छा हो जाती है। ये सारी चीज़ें फिर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग एनर्जीज के लिए अलग अलग स्टोन्स होते हैं। वो कोई एक्सपर्ट नहीं बता सकता है कि वो कौन सी दवाई खानी है। बट जनरल मैं तुम्हें ये कहूँगा कि फिटकरी, नमक, हमारे पुराने तरीकों पे जाएं। हाँ जी। लोबान का धुआं वो भी आप कर सकते हो, अगर पॉसिबल लगता है तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं। इससे हमेशा घर में पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन धुएं के बारे में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओके। लोगों को कन्फ्यूजन है। एक तो इसका टाइम का, इसका बेस्ट टाइम होता है शाम को 5 बजे या रात में 9 बजे। ओके। और इसका तरीका होता है कि जब भी आप धुआं अगर दे रहे हैं घर में, चाहे वो गूगल हो चाहे वो लोबान हो, हमेशा अंदर से बाहर की तरफ आया जाता है। ओके। कि जो आपका सबसे आखिरी कमरा है वहां से लेकर के आप घुमाते हुए आइए क्लॉकवाइज, और बाहर की तरफ आइए और दरवाजे के पास उसको रख के छोड़ दीजिए, तो आपका घर एकदम क्लीन हो जाता है उससे। गॉट इट। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप एक्सपर्ट की राय लो। फिर तो आपको ही कॉल करना पड़ेगा। नहीं, मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये चीज़ आती है। थैंक यू सो मच सर, आपने इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन जो दी हैं क्रिस्टल्स और स्टैचूज़ और इन सब के बारे में। सो आई होप हमारी ऑडियंस को ये एपिसोड पसंद आएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड टू टाइम्स ऑफ इंडिया लाइफस्टाइल। थैंक यू।